जय हिंद दोस्तों, मैं पीके सिद्धांत। इतिहास हमारे जीवन का वो पन्ना जिसे शायद आप कम महत्व देते हो। आपको लगता है ठीक है ना, इतिहास जानकर क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि इतिहास में क्या रखा हुआ है कि हम उसे जान के क्या करेंगे। आपके लिए इतिहास का मतलब वही हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, मुग़ल, हिंदू मुस्लिम, इनका इतिहास। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर असल इतिहास को जाना जाए तो आपको अतीत के पन्नों से आपके वर्तमान के पन्ने जुड़ते हैं और आपके जीवन की किताब बनती है। बहुत ही ज़रूरत होती है कि आपको सही इतिहास पता हो। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं होती, इतिहास से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो हमारे आज को, हमारे कल को और हमारे आने वाले कल को प्रभावित करते हैं। ये कहना आसान है, सुनना आसान, आपको लगता है कि ठीक है बहुत साधारण सी बात कही गई है, लेकिन ये बात साधारण नहीं है। आज मैं इतिहास के पन्नों को खोलूँगा और आपको बताऊंगा कि भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, ऑलमोस्ट समस्याएं, चाहे वो भारत पाकिस्तान की समस्या हो, चाहे वो भारत श्रीलंका के बीच एलटीटी की समस्या थी, राजीव गांधी की हत्या हुई, चाहे सीपीईसी का जो मुद्दा है जिससे आज भारत पाकिस्तान, जो चाइना जो है ग्वादर पोर्ट के साथ वो जुड़ गया है सीपीईसी बना के, इवन कि जितने भी अरुणाचल में उसका जो कैप्चर हो रहा है पाकिस्तान चाइना का, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। लेकिन आप इन मुद्दों को अलग अलग समझते हैं। इन मुद्दों को जो है आप अलग अलग समझते हैं और उनके साथ अब जब राष्ट्रवाद को जोड़ देते हैं तो फिर बेवजह में क्या होता है, छोटे छोटे मुद्दों को के साथ एक नहीं आपने बड़ा सा राष्ट्रवाद को मिला दिया और वो पता चला मुद्दा जाना था कहीं, आप पहुंच गए कहीं, आपकी समझ उसको कहीं से कहीं लेके चली जाती है। खैर, मैं आपकी समझ पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको सच्चाइयाँ पता चले। क्योंकि इतिहास अगर हमें सही पता ना हो तो समस्या ये होती है कि जिसने कुछ अच्छा किया, किसी ने अपनी जान दी, हम उसे क्रेडिट नहीं देते, ठीक है, और जिसने कुछ नहीं किया हम उसे क्रेडिट दे देते हैं। तो इतिहास सही पता होना ज़रूरी होता है ताकि हम जिसने जो किया हम उसे उसकी क्रेडिट देते हैं। अब जैसे एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई नेहरू गांधी परिवार ने जो है देश के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी। अब इस दो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं और एक लोग हैं जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर मैं बोलूं कि कमेंट बॉक्स में बताइए तो शायद आधे लोग एक तरह की राय देंगे, आधे लोग एक तरह की राय देंगे। मेरे से पूछेंगे कि क्या राय, तो मैं बोलूँगा मेरी कोई राय नहीं है, जो वास्तविकता है वही राय है। और वास्तविकता यही है कि ये सच है, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इतिहास को अच्छे से खंगालेंगे। खैर, मुझे पता है आपके पास इतना समय नहीं होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है, किस तरह से हमारे देश में जो समस्याएं पैदा की गई है और जो समस्याएं हैं और जो समस्या इससे भी कठिन और भीषण समस्याएं आने वाली है, वो समस्या क्यों है, ठीक है। इन सब का जवाब आपको आज नहीं मिलेगा। इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको 50-60 साल पीछे जाना होगा, ठीक है। और इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पास जाना होगा। बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं बोला हाँ सही बात है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आप इन चीज़ों को सीख सकिए। जब आप सीखेंगे तो आप अपने बच्चों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है, खुद जानेंगे। जीवन बहुत बड़ा होता है, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। अंधा होकर जीना कभी जीना नहीं होता है, ठीक है। जो हुआ हम उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन रखें, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, खुद हमें ना पता हो, तो ये बहुत गलत है। इसलिए सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको वो सच्चाई बता सकूँ। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सबको अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि इन सब का जो मूल है, इनका जो जड़ है वो क्या है, तो इन सब का जड़ है शीत युद्ध, ठीक है। अब बोलोगे सर शीत युद्ध ने कैसे इन सारी समस्याओं को क्रिएट किया? क्या शीत युद्ध से समस्याएं मेरे घर तक पहुंची? बोले बिल्कुल, आपके घर तक नहीं, आपके जीवन तक, आपके बाल बच्चों के जीवन तक ये शीत युद्ध की समस्याएं पहुंची हैं। कहीं बम फटता है तो उस बम की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो समझिए कैसे ये चीज़ें आपको करेक्ट करती है, कैसे इन चीज़ों ने आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया। ये आपका जो है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये जो है ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये जो पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया महादेश है। देखिए
ये जो पूरा एशिया है, ये जो पूरा है ये क्या है, एशिया महादेश है। यहाँ तक ये सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश है हमारा एशिया। ऐसे सारा बवाल का जड़ जो है ना वो एशियाई महादेश है। यहीं पर सारे जितने विवाद पैदा करने वाले देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अरब, ठीक है, इसमें जितने भी हैं आपको ये चाइना, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, ये सारे जितने भी विवाद पैदा करने वाले मुख्य देश हैं, ठीक है, ये ईरान हो गया, बगदाद, ये सारे इलाके इसी में आ जाते हैं। तो ये सबसे जो है विवादित एरिया है। खैर ये कहना गलत नहीं है, लेकिन छोड़िए। दूसरे नंबर पे आता है ये अफ्रीका महादेश, साइज के आधार पर, ठीक है। पहले नंबर पे क्या हो गया, पहले नंबर पे आपका आ गया ये हमारा एशिया महादेश। दूसरे नंबर पे कौन आ गया, हमारा अफ्रीका महादेश। तीसरे नंबर पे आता है ये नॉर्थ अमेरिका। देखिए इधर नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है, ठीक है, तो वो हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर क्या हो गया आपको, साउथ अमेरिका। कौन सा नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवें नंबर पे नीचे की तरफ आता है कौन, अंटार्कटिक महादेश। नीचे की तरफ कौन आता है, अंटार्कटिक महादेश, ठीक है, पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पे कौन आता है, छठे नंबर पे आता है ये यूरोप महादेश, ठीक है। छठे नंबर पे कौन आता है, ये यहाँ पर यूरोप है। एग्जैक्टली मैं कैसे बाउंड्री बना के देखो, मैं आपको बस लमसम बता रहा हूँ। और सातवें नंबर पे यहाँ आता है ओशिनिया महादेश, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड वगैरह है। तो आप इसको लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को महादेश बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने इस मिस्टेक को करेक्ट कीजिए, ऑस्ट्रेलिया कोई महादेश नहीं है। हाँ, ओशिनिया महादेश का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज वहाँ पर बहुत सारे देश हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, मेलेनेशिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, फिजी है, तो बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया महादेश कहा गया। बाकी ऑस्ट्रेलिया महादेश जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो हो गया, यहाँ पर हो गया नंबर 1 पर आपको एशिया, ठीक है, नंबर 2 पे क्या हो गया, ये नंबर 1 एशिया, नंबर 2 पे क्या हो गया, अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे है आपको साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे है कौन आपको, ये नीचे, ठीक है, कौन सा एरिया है ये, तो ये हो गया आपको अंटार्कटिका महादेश, इसको मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। खैर छोड़िए। छठे नंबर पे क्या हो गया, ये यूरोप बहुत बड़ा महादेश नहीं है। और सातवें नंबर पे कौन हो गया आपको, ये ओशिनिया महादेश। एक और महादेश था जिसको हम लोग जेलैंडिया कहते थे, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था, जो डूब गया पूरी तरह से पानी में। तो अब उस महादेश की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोस्तों बात यहाँ नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात यहाँ नहीं छिपी है, वो बात कहीं और छिपी है। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने खुद को अलग रखा वॉर से और खूब तरक्की की, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में जहाँ पर यूरोप कंट्री जो थी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, तो उस समय क्या हुआ, जितने भी यूरोप के धंधे बिजनेस थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, वो सब कहाँ शिफ्ट हो गए, आपको यूनाइटेड स्टेट में। आपको पता है कि उद्योग धंधे जितने भी होते हैं, जिस भी देश में अगर कोई समस्या हो, कोई विवाद हो, उद्योग धंधे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उद्योग धंधे क्या होते हैं, वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। आज जो है आपका ये जो ईरान है, ये जो आपको ये जो अरबिया है और जो कुवैत है, वो इतने डेवलप कैसे हैं, क्योंकि चाइना ने जब हांगकांग में सीन क्रिएट किया तो हांगकांग से सारी कंपनियां भाग के कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। देखिए, ताइवान पहुँची, और ताइवान के अलावा क्या हो गई, कुवैत पहुँच गई। तो इसलिए जो हमारे पास जो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कुवैत है, ओमान वगैरह, इस एरिया में भी बहुत सारे जो है कंपनियां भाग के आई हुई है, जिससे कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रखी है। ये जो अरबियन कंट्री है, यहाँ से बहुत सारी कंपनियां हांगकांग से यहाँ पर आई है, जिसके कारण यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारी कंपनियां भाग के यहाँ आई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ये पिद्दी से जापान ने, ये जो जापान है यहाँ पर, इसने पीछे से घूम के, मतलब वर्ल्ड मैप तो ऐसे होता है ना, तो ग्लोब को है, इसने क्या किया, जाके इसने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था कि यूएसए ने इसका जो था ऑयल सप्लाई रोक रखा था, और इसके पास ऑयल सप्लाई सिर्फ 18 दिन का था, और उसमें यूएसए खड़ा हो रहा था उठकर। यूएसए इतना भी स्ट्रॉन्ग आज वाला यूएसए नहीं था। इसने क्या किया, वहाँ पर जाके पर्ल हार्बर पर अटैक किया। यूएसए गुस्सा आया, उसने क्या किया, हवाई जहाज़ से उसने 2 एटम बम क्या किए, गिरा दिए जापान पे। जापान घुटनों पे आ गया। खैर, वो भी मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है इन दोनों के बीच, ये यूएसए और यहाँ रसिया। रसिया जो पहले यूएसएसआर था, ये कजाकिस्तान वगैरह सब उसी के अंदर थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो टूट गया। अब समस्या कहाँ आई, इन दोनों देशों को पता चल गया कि अगर ये आमने सामने से लड़ेंगे तो एक दूसरे को सिर्फ कमज़ोर करेंगे,
ठीक है, इन दोनों देशों को पता चल गया कि अगर ये आमने सामने से लड़ते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कमज़ोर करेंगे। इसलिए इन्होंने आमने सामने से लड़ना बंद कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने आमने सामने से लड़ना बंद कर दिया। अब इनके बीच जो लड़ाई होती है उसी लड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर हो गया कि भाई ये इसके इलेक्शन को प्रभावित करता है, ये इसके इलेक्शन को प्रभावित करता है, ये इसके यहाँ एंटीवायरस मतलब वायरस डालता है, ये इसके यहाँ वायरस डालता है, ये इसको हैक करता है, वो उसको हैक करता है। लेकिन इन सब के अलावा कोल्ड वॉर एक और चीज़ है, शीत युद्ध एक और चीज़ है कि ये इसके जितने भी सहयोगी हैं, इसके जितने भी सहयोगी हैं, जो भी रसिया के साथ जाता है वो अमेरिका का दुश्मन बन जाता है। जो भी देश है, ठीक है, वो जो रसिया के साथ जाएगा वो अमेरिका का दुश्मन हो जाएगा, और जो अमेरिका के साथ जाएगा वो ऑटोमेटिकली रसिया का दुश्मन हो जाएगा। रसिया उसको लाइक नहीं करेगा, रसिया, और लाइक नहीं करने की बात नहीं है, हमला कर देगा उसके ऊपर, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे जो ये तो आपको जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? क्योंकि जब गांधी ने, सही बात है, पटेल पे प्रायोरिटी देकर उनको पीएम बनने दिया था जो, तो उनको पता था कि ये बहुत आधुनिक सोच के हैं, और उस आधुनिकता का उन्होंने परिचय दिया। जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया जो है दो गुटों में टूटी हुई थी। एक का जो पहली दुनिया थी, फर्स्ट वर्ल्ड, उसको क्या कर रहा था, यूएसए कंट्रोल कर रहा था, यूएसए का आधिपत्य था। सेकेंड वाले पे रसिया का था। तो पूरी दुनिया दो गुट में टूटी हुई थी। नेहरू एक छोटे से देश, इन दोनों देश के कंपेयर में एक छोटा सा देश जिसके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने एक क्या किया, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे और हम गुट निरपेक्ष बनेंगे, और ये एक बहुत ही महान कार्य था। इन्होंने अपने आप को सीधे बोला कि भाई हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, ना तो हम तुम्हारे साइड जाएंगे ना तो हम तुम्हारे साइड जाएंगे। हालांकि बाद में परिस्थितियाँ बनी, लेकिन इन्होंने अपने आप को दोनों से अलग रखा, और ये तरक्की होने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक, मतलब अगर एक को फेवर करते हैं तो दूसरा हमसे दुश्मनी करेगा, हम इसको सपोर्ट करेंगे ये मेरे पर अटैक करेगा, हम इसको सपोर्ट कर देते पता चलता ये अटैक कर देता। तो खैर यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने क्लियर किया। देखिए उनकी दोस्ती तो क्या शुरू से रसिया की तरफ झुकाव था, चूँकि पड़ोसी था। देखिए रसिया ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि यूएसए बहुत दूर है, तो दोस्ती तो अच्छी बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने जो नेहरू ने जो देश की जब रचना की, यहाँ पर देश को जब आज़ाद होने के बाद जब उसके प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बिल्कुल इसके समाज की रचना की, तो इन्होंने नॉन एलाइजिंग मूवमेंट चलाते हुए इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा देश किसी भी गुट में नहीं रहेगा, हमारा देश गुट निरपेक्ष रहेगा। और ये बहुत बड़ा जो था इनका एक ये था, निर्णय था। आज उसके क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हम इसके बारे में फिर विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। खैर, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि ये था यूएसए, ठीक है, और ये था रसिया। देखिए तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आप सबसे पहले यूएसए और जो रसिया है इनकी लोकेशन को समझिए, क्योंकि इनकी लोकेशन में सब कुछ छिपा हुआ है। देखिए ये रहा हमारा इक्वेटर लाइन, ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है हमारा इक्वेटर लाइन, यानी 0 डिग्री। देखिए अब आप बोलोगे सर इक्वेटर लाइन क्या होता है, तो भाई ये पृथ्वी का जो सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर जो सूर्य होता है वो सीधा होता है। इसलिए जो होता है यहाँ पर इस एरिया में बहुत गर्मी होती है। ठीक है, अगर आपने कभी मतलब ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ का जो एरिया है वो क्या कहलाता है भाई, तो ये आपको कहलाता है हीटेड जोन है। ठीक है, जिसको हम लोग टेरेड जोन कहते हैं, या हिंदी में उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके ऊपर चले जाएंगे तो हो गया शीतोष्ण कटिबंध, उसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में भी 2 पार्ट, टुंड्रा टागा। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो एरिया है ये आपका जो हो गया, ये बहुत गर्म एरिया होता है। निश्चित रूप से अगर ये गर्म है तो यहाँ के आसपास के जो सागर होंगे वो भी बिल्कुल मतलब पानी होगा उस सागर में। तो ये यूएसए की जो पोजीशन है, ये यूएसए की पोजीशन बहुत अच्छी है। ये यूएसए के ऊपर तो ठंड है, ऊपर तो बर्फ़ है, लेकिन इस जगह के आसपास अगर आप आइए, देखिए यहाँ पे आप आइएगा तो ये सब एरिया क्या हो गया, बर्फ़ नहीं है यहाँ पर। बहुत आसानी से यहाँ पर इनके जहाज़ चलते हैं। लेकिन ये जो आपको ये देखिए, जबकि ये जो रसिया है, ये रसिया, इस रसिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर कौन है भाई, इसके ऊपर नॉर्थ पोल है। इसके ऊपर कौन है, नॉर्थ पोल है। कहने के लिए इसके ऊपर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक याद रखिए, ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक। इसको याद रख सकते हैं आप कि नीचे अंटी पहनते हैं तो नीचे अंटार्कटिक हो गया, ऊपर आर्कटिक हो गया। ये सारा एरिया फ्रीज्ड है। ये सारा एरिया जो होता है ऑलमोस्ट हर सालों भर क्या होता है, ये फ्रीज्ड होता है।
नॉर्मल टेम्परेचर में भी इसका मतलब नॉर्मल डेज में भी -17 -18 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ टेम्परेचर होता है। ये सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो इस रास्ते से तो रसिया कुछ भेज नहीं सकता है, उसके कोई जहाज़, कोई जंगी जहाज़, कोई फ्लीट उसके चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एडवांटेज ये होता है कि देखिए यूनाइटेड स्टेट हर एक कंडीशन में क्या करता है, अपने जहाज़ों को ले जाके यहाँ इस पर अटैक कर सकता था। लेकिन रसिया जो है, रसिया का पूरा एरिया फ्रीज्ड है, बेचारे के पास थोड़ा सा जगह है जहाँ से वो आ सकता है, उसका बर्फ़ नहीं जमा होता है, तो थोड़ा सा उसके पास एरिया है, तो उससे वो कवर करता है। बाकी यूएसए के पास सालों भर ऑप्शन होता है कि वो वहाँ पर अपने जहाज़ ले जा सकता है। रसिया के पास ये ऑप्शन नहीं होता है नज़दीक आने का। यूएसए ज़्यादा ज़्यादा यहाँ जा सकता है, यहाँ तक ठंड के मौसम में भी जाके अगर आगे का बर्फ़ जमा हो तो वो अटैक कर सकता है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब शीत युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये एक्चुअली ये मच्छर परेशान करते हैं। तो जब शीत युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ तो शीत युद्ध का सिंपल फंडा था। शीत युद्ध में क्या हुआ कि सिंपल फंडा ये किया गया था कि भाई हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, हम एक गोली नहीं चलाएंगे तुम पे, लेकिन जो भी तुम्हारे साथ आएगा उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये रहा यूएसए, ये रहा रसिया, ये इसके साथ जो आया अमेरिका ने उसको परेशान किया, और इसके साथ जो आया रसिया ने उसको परेशान किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब शीत युद्ध बिल्कुल अपने चरम पे था, तो उस समय में मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से ये जो है यूएसए बहुत आसानी जहाज भेज सकता है, लेकिन आपके ये जो है रसिया, इसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, फ्रीज्ड जोन में आता है। तो ऐसा होने पे समस्या ये आई, देखिए यहाँ से आप समझिएगा, देखिए इसको जूम करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया, ये हमारा रसिया है। रसिया जब यहाँ से जहाज़ निकालता अपना, तो ये जहाज़ ऐसे घूमते हुए यहाँ पर देखिए, ये इसके पास उतना आगे नहीं जाता है, यहाँ से रसिया से निकलता है इधर होते हुए, और ये सिंगापुर होते हुए ये निकलता है। देखिए ये जो यहाँ पर सिंगापुर है, और यहाँ से रास्ता से ये जहाज़ निकलता है, और जहाज़ निकल के जब यहाँ आता है तो वो यहाँ है श्रीलंका, और ये है इंडिया। तो उन जहाज़ों को यहाँ से निकल के श्रीलंका के पास से गुजरना ही पड़ता है। अगर उसको यूएसए तक जाना है तो उसको यहाँ से निकलने के बाद आएगा, और उसको इस तरह से आपको सिंगापुर के पास से निकल के उसको यहाँ पर जो है इस जगह पे श्रीलंका के आसपास से गुजरना ही पड़ेगा। देखिए ना, आप इस रास्ते को जरा एक बार गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, रिलैक्स हो जाइए, इस रास्ते को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यही है ना, यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ रसिया है, इसको यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही आराम से इस रास्ते को पार करके ये इस रास्ते से इसको यूएसए तक पहुँचना होगा, और इस रास्ते में क्या पड़ता है, श्रीलंका, ठीक है। तो इस अमेरिका ने क्या किया कि श्रीलंका को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। श्रीलंका को क्या किया, बहुत सपोर्ट किया, और बहुत सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या किया, श्रीलंका को बहुत, ये जो श्रीलंका छोटू सा है इसको इसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैसे दिए, और बहुत पैसे दिए, बहुत हेल्प किया, श्रीलंका खुश हो गया। इसने श्रीलंका को बोला कि भाई एक काम करो, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। श्रीलंका बोला बताइए क्या करें। तो बोला कि देखो तुम्हारे पास यहाँ पर हम्बन टोटा है, एक छोटा सा पोर्ट है तुम्हारे पास, छोटा सा नहीं, एक हम्बन टोटा पोर्ट है। श्रीलंका बोला बिल्कुल है, तो तुम वो पोर्ट हमको दे दो, उस पोर्ट पे हम एक ट्रांसमीटर सेंटर बिठाना चाहते हैं, बस ऐसे ही। तो श्रीलंका बोला कि ठीक है, आप इतना पैसा दे ही नहीं, इतना हेल्प कर ही रहे, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो इसने क्या किया, ये जो हम्बन टोटा पोर्ट था इसने यूएसए को दे दिया। देखिए यहाँ पर यूएसए है, इसने हम्बन टोटा पोर्ट इसको दे दिया। अब जैसे ही हम्बन टोटा पोर्ट दे दिया तो 5 जनवरी 1967 को जो श्रीलंका ने एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की। नाम श्रीलंका का था, लेकिन हेल्प किसने किया, अमेरिका ने। क्या नाम पड़ा, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, SLBC, 5 जनवरी 1967 को। तो उसने यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सेंटर बिठा दिया हम्बन टोटा पोर्ट पे। अब उस पोर्ट पे ट्रांसमीटर सेंटर बैठने से प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही रसिया का कोई यहाँ पर जो हवाई जहाज़ यहाँ पर कुछ भी आता था तो ये टोटल उसके क्या होता था, रडार क्षेत्र में आ जाता था, और जैसे ही रडार क्षेत्र में आता था तो वो यूएसए को खबर हो जाती थी कि भाई रसिया का जहाज़ यहाँ से निकला। अब बड़ी समस्या, ठीक है, अब समस्या भीषण समस्या हो गई कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा कि ये रसिया की जहाज़ यहाँ से निकल के, ये देखिए फिलीपींस के पास से होकर ये सिंगापुर, ये रास्ता है, ये सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच से रास्ता है, निकलकर यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलेगा ये श्रीलंका के सामने आएगा, और श्रीलंका का ट्रांसमीटर सेंटर जो है इसको पहचान लेगा, और इसको क्या होगा कि जब ये पहचान लेगा तो फिर इसको ये यूएसए को खबर हो जाएगी, ठीक है। तो यूएसए खबर हो जाएगी तो भयानक समस्या।
अब क्या हुआ, इस समस्या से बचने के लिए जो रसिया था, क्योंकि इंडिया उसका दोस्त था, उसने इंडिया से कांटेक्ट किया कि बोला भैया इंडिया थोड़ी सी मुझे हेल्प कर दो। इंडिया में इंदिरा गांधी का शासनकाल था, तो उसने इंदिरा गांधी को बोला कि थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। तो थोड़ी सी मदद क्या कीजिए, तो मदद ये कीजिए कि आप यहाँ से कुछ भी कीजिए, जितना पैसा लेना है ले लो, जितना हथियार लेना है ले लो, लेकिन यहाँ से हमन टोटा से अमेरिका को भगा दो, कुछ भी करके अमेरिका को भगा दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा छुट्टा तो यहाँ से हम निकलेंगे तो ये रीड कर लेता और वहाँ मतलब वहाँ जाने से कई दिन पहले ही मेरे जहाज़ को नष्ट कर देगा वो, ठीक है, हम उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो इंडिया बोला ठीक है। अब यहाँ समझिए कि इसमें इंडिया का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंडिया को पता था कि बुरे वक्त में अमेरिका काम नहीं आएगा, बुरे वक्त में रसिया काम आएगा, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है और आया भी था आने वाले टाइम में। इसलिए बोला कि ठीक है भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसने क्या किया, समझिएगा बात को, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, ठीक है। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर का इलाका है पॉइंट पेड्रो, ठीक है, ऊपर का इलाका क्या है, पॉइंट पेड्रो, ये एक जगह है। और बाकी का ऊपर का जो इलाका है वो कहलाता है जाफना। क्या कहलाता है, जाफना। और नीचे जो होता है एरिया वो है सिंघल, जहां सिंघल समुदाय के लोग होते हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर है जाफना, और बीच में है एलिफेंटा पास, जिसको एलिफेंटा दर्रा कहते हैं। रिलैक्स होकर समझिए, ऊपर है जाफना, नीचे है सिंघल, और बीच में है कौन, आपको एलिफेंटा दर्रा। अब क्या किया इंडिया ने, यहाँ पर एलटीटी को एंट्री दे दी, एलटीटीई, ये आपको यहाँ तमिलनाडु था, ठीक है। तो तमिलनाडु के वहाँ पर, तमिलनाडु को वहाँ पर, तमिलनाडु में जो एलटीटीई था उसको एंट्री दी गई यहाँ के लिए, और वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि भैया देखो ये ऊपर का जो इलाका है ये मेरा है, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर भयानक रक्तपात शुरू हो गया। एलटीटी समझ रहे हैं ना, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है, तमिल टाइगर इलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। तो यहाँ पर जो है, जो एलटीटीई की जो एंट्री हुई यहाँ पर, तो इसने क्या किया, पूरे जाफना एरिया बोला कि ये एरिया मेरा है। अब सिंघल लोगों के साथ इनकी भयानक मारकाट हुई, बहुत लोग मरे, ठीक है। अब इतने लोग मरे कि भाई श्रीलंका ने हाथ जोड़ लिए कि भाई क्यों ऐसे आप कर रहे हो, ठीक है, एलटीटी को आपने सपोर्ट कर दिया, इतना इतना लोग मारे गए मेरे। बोला कि ठीक है तो अमेरिका को वापस भेजो, ठीक है। और फाइनली जो था ये श्रीलंका ने हाथ जोड़ लिए कि भैया अमेरिका आप जाओ यहाँ से वापस, नहीं तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, ठीक है, एलटीटी वापस, एलटीटी का तो समस्या समाधान इतना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका वापस चला गया, ठीक है। और भारत को रूस ने बोला कि देखो भाई तुमने इतनी बड़ी मेरी हेल्प की, जीवन में तुमको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और आपको पता है कि भारत जो है रूस का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो अलग बात है कि आज के डेट में उतना अच्छा दोस्त नहीं रहा है, क्योंकि भारत रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ जाके बैठ के मतलब ना मीटिंग कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जो विदेश नीतियाँ हैं इसका बहुत बड़ा फेल्योर है कि रूस जैसा देश, ठीक है, जो कि जान देता था, आज वो रूस जो है हमारे लिए बिल्कुल वो जाके पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ है। खैर ये तो विदेश नीतियों की खराबी है। तो यहाँ पर हुआ ये कि ये आप ये सोचिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद एलटीटी ने क्या किया, इस चीज़ का गुस्सा निकाला। पहले तो भारत ने यहाँ पर जो है एलटीटी की एंट्री हुई, और फिर जब एलटीटी ने क्या किया, इतना मारकाट किया कि यहाँ से अमेरिका जो अपना वापस चला गया। लेकिन इससे समस्या क्या हुई, इससे समस्या ये हुई कि यहाँ पर जो एलटीटी लोग थे उन्होंने जाके राजीव गांधी को मार दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी को मार दिया। सच जो एक धनु और सुधा थी, ठीक है, जिन्होंने नलिनी के घर पे मतलब डेरा डाल रखा था, उन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी की हत्या कर दी। कितना बुरा हुआ, राजीव गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। मतलब अच्छा अब आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान दी या मतलब ऐसे ही कुछ हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लग रहा है आपको, राजीव गांधी ने सच में देश के लिए जान दी या सच्चाई में क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये कि राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी, ठीक है, कि उनकी दोस्ती रसिया से बनी रहे, देश को हमेशा सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि भारत से कहीं बहुत बड़ा देश है रसिया, तो ये दोस्ती सलामत रहे, इसके लिए उन्होंने एलटीटी को एंट्री दी। एलटीटी ने जो है अमेरिका को वापस भगाया, और लेकिन एलटीटी ने वापस से जो है राजीव गांधी की जान ले ली, ठीक है। खैर और बात करेंगे। अब चलिए, समस्या यहीं खत्म नहीं हुई,
ठीक है, समस्या यहीं पर नहीं सुलझी, समस्या तो अभी उलझनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, समझिए बात को, इस समस्या का निपटारा नहीं हुआ। अब समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो हुआ क्या? तो अब यूएसए ने देखा, भाई यूएसए तो जिद्दी देश था, यूएसए देखा कि चलो हमको तो श्रीलंका से भागना पड़ गया, तो अब क्या किया जाए? तो उसने नया प्लान किया। उसने प्लान किया इसको लेके, यहाँ ये भारत के पास नेपाल है, ये देखिए, ये भारत के पास नेपाल है, लैंडलॉक कंट्री है, इधर भारत है, उधर चाइना है, बीच में फंसा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि इसने, अमेरिका ने देखा कि भाई जो आपको नेपाल है, यहाँ के लोगों की आंखों में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर लोगों का जो आई साइट है वो बहुत ख़राब है। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ बहुत सारे अपने डॉक्टर्स भेज दिए। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स भेजे, खूब पैसा दे के इसके यहाँ आँख के ढेर सारे हॉस्पिटल बनवा दिए। आज भी नेपाल में जितने आँख के हॉस्पिटल बने हैं सब कहीं ना कहीं अमेरिका ने फंड किया है। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, ढेर सारे इसके आँख के हॉस्पिटल बनवा दिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई यहाँ तक तो ठीक था, फिर इसने वही अपनी डिमांड रखी कि भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो। नेपाल ने पूछा भैया क्या चाहिए? ठीक है, उसमें नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था। इसने बोला कुछ मत करो, हमको बस एक एयरबेस अपना बनाने दे दो। ठीक है, हम अपना बस एयरबेस बना लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से अपना जीवन जिएंगे, तुमको भी हेल्प हो जाएगा। अमेरिका की ये सोच थी कि अगर यहाँ एयरबेस बन गया तो यहाँ से जो होगा रसिया पे बम गिरा देंगे, यहाँ से चाइना को देख लेंगे, यहाँ से इंडिया को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले जो था, उससे पहले जो था भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसमें ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अलग हुआ था, उस समय यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान की मदद करते हुए यहाँ पर अपना 7th फ्लीट भेज दिया था। ठीक है, जिसके जवाब में रसिया ने क्या किया, अपना यहाँ पर 40वां बेड़ा भेज दिया। इसने 7th फ्लीट भेजा, उसने 14th फ्लीट भेजा था, खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पर समस्या ये आ रही थी, क्या समस्या आई कि अमेरिका ने सोचा कि भाई अगर हम यहाँ पर अपना एयरबेस बना लेते हैं, यहाँ से चाइना को देख लेंगे, इंडिया को देख लेंगे, रसिया को देख लेंगे। ठीक है, घर से दूर बैठे बैठे। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी ये सोच होती है कि वो अपने एरिया में आग नहीं लगाते, दूसरों के एरिया में आग लगा के मज़े लेते हैं। अब देखो ना, ये यूएसए अपने इलाके से कुछ नहीं कर रहा है, दूर बैठे बैठे यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं कि कुछ भी होगा अगर वहाँ पर तो उसको पूरा टाइम मिलेगा संभलने का, क्योंकि यहाँ से वो बिल्कुल दूसरे कोने पे है दुनिया के। कितने समझदार लोग होते हैं, ऐसे ही तो हर जगह होते हैं, जितने पैसे वाले लोग होते हैं अगर सोच के देखें तो वो भी इसी मेंटालिटी से काम कर, दूसरों के घर में आग लगवाते हैं, अपना हाथ तक नहीं जलने देते हैं, दूसरों का घर जला के भस्म कर देते हैं। समझना पड़ेगा आपको लोगों को। ठीक है, तो खैर अब क्या हुआ यहाँ पर कि ये एयरबेस बनाने की बात चल रही थी। नेपाल मान गया, बोला कि ठीक है भैया तुम इतना मेरा हेल्प किए हो, इतना से ले ही लोगे तो क्या हो जाएगा। वो पता चला यहाँ पर चाइना में, ठीक है, चाइना में जो था, जो यहाँ पर जो शासक था माओ से तुंग, ये बोला रे ऐसे कैसे हो जाएगा। इसने बोला कि देखो ये तो गलत है, तुम यहाँ पर अमेरिका को एयरबेस बनाने दोगे तो हम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे, धर के रखेंगे क्या। तो इसने फॉलो किया इंडिया को। जिस तरह से इंडिया ने यहाँ पर एलटीटी की एंट्री दी थी, वैसे ही चाइना ने क्या किया, यहाँ माओवादी को एंट्री दे दिया, माओवादियों को घुसा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, सारे माओवादी को इसने घुसा दिया नेपाल में। फिर नेपाल में भीषण मारकाट शुरू हो गई, बहुत लोग मारे गए, माओवादी लोग बहुत मारे गए, माओवादियों ने बहुत लोगों को मारा। और फाइनली नेपाल ने अमेरिका को हाथ जोड़ दिया कि भैया हमसे ना होगा, आप ले जाओ, अपना हॉस्पिटल ले जाना ले जाओ। नेपाल, अमेरिका ने बोले यार हॉस्पिटल क्या माथे पर उठा के ले जाएंगे, तो चलो कोई ना, जो जैसे वैसे रहने दे। लेकिन अमेरिका को यहाँ से वापस जाना पड़ा। अब समस्या ये हुई कि भाई माओवादी को तो चाइना ने नेपाल में एंट्री दी, तो क्या बोला मैंने कि यहाँ पर जो हमारा नेपाल है, नेपाल भाई, ठीक है, इसने यहाँ से तो अमेरिका को वापस भेज दिया, अमेरिका को तो वापस भेज दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस माओवादी को चाइना ने यहाँ पर घुसाया था, ये इसने बहुत समझदारी से क्या किया कि नेपाल ने इंडिया में एंट्री कर दी उनकी। अब फाइनली जो हो गया, इंडिया आज माओवाद से परेशान है। आज जो इंडिया में इतनी माओवाद समस्या है वो भी शीत युद्ध के ही रीजन से आई कि नेपाल से अमेरिका को वापस भगाना था, इसलिए चाइना ने यहाँ पर माओवादियों को घुसाया, और वो माओवादी अब घुस गए कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ठीक है, और इंडिया के अंदर घुस के यहाँ पर वो तबाही मचाते रहते हैं। तो ये समस्या भी क्रिएट हुई। चलो अमेरिका ने फिर से मुंह की खाई, फिर से अमेरिका को चोट पहुंची। इस बार अमेरिका ने सोचा कि भाई एक ऐसे देश को पकड़ते हैं जो इंडिया का कट्टर दुश्मन हो,
रहे वो इंडिया के पास, लेकिन इंडिया की नाक में दम करके रखे। तो उसको कौन सा देश मिल गया? उसको मिल गया ये पाकिस्तान। उसको कौन सा देश मिल गया? उसको मिल गया पाकिस्तान। और उसने क्या किया? पाकिस्तान की खूब हेल्प की, और उसका रिजल्ट आज देखने के लिए सामने मिलता है। अमेरिका ने अपने पाकिस्तान को कितने F-16 विमान दिए हैं, कितने आधुनिक विमान दिए हैं। आपको पता है जितने भी देशों की, जो जितने भी बड़े देश हैं, उनकी मुख्य कमाई किससे होती है? उनकी मुख्य कमाई कभी थोड़ी होती है कि अनाज से, खिलौने से, गहने से उनकी मुख्य कमाई होती है। उनकी मुख्य कमाई होती है हथियार से। आज अमेरिका के पास इतना पैसा, जर्मनी के पास इतना पैसा, फ्रांस के पास इतना पैसा, कहाँ से आता है इतना पैसा? हथियार बनाते हैं ये देश, बड़े बड़े हथियार बनाते हैं, और अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस होता है हथियार का। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि ये युद्ध क्रिएट करते हैं, युद्ध को पैदा करते हैं, और फिर युद्ध को पैदा करके फिर उसी को, देशों को हथियार बेचते हैं और बोलते जाओ लड़ो मरो। यही तो माइंडसेट है। ये माइंडसेट है कि भाई आपके समाज में भी होगा, लोग आपको लड़ाएंगे, और यही काम तो ये भी करता है, हथियार बेचता है। और इससे क्या होता है? इसका खुद का इकोनॉमी बहुत बूस्ट करता है। खैर वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर। तो अब इसने क्या किया? पाकिस्तान को दिल खोल के सपोर्ट किया, और पाकिस्तान को दिल खोल के सपोर्ट किया, पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया। तो पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया से हमेशा लड़ाई लड़ी। यार ये मच्छर कभी कभी परेशान कर देते हैं। एक्चुअली बहुत सेंसिटिव बोर्ड है, जैसे एक मच्छर ही बैठता है तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया? पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो जो है पाकिस्तान ने बहुत इंडिया को परेशान किया। तो आज कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान में जितनी प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये इस रसिया को साधने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने से पाकिस्तान को क्या हुआ? जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा होता है, तो वो कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, लेकिन जैसे का मालिक उसका पट्टा छोड़ देता है, वो दुम दबा के वापस भाग आता है। तो फिर से उसका पट्टा जो होता है मालिक को पकड़ा देता है कि तुम पकड़ के रखो, हम भौंक रहे हैं। बस वही वाली बात है कि पाकिस्तान आज किसके दम पे उछलता है? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका के दम पे। खैर चलिए, अब जो पाकिस्तान है, इसको अमेरिका से पेट नहीं भरा, क्योंकि जब इसने जो ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दिया, तो अमेरिका से इसके रिश्ते ख़राब हुए। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को जब इसने अपने यहाँ शरण दिया, तो क्या हुआ कि इसको अपने जो अमेरिका से इसके रिश्ते ख़राब हुए। तो अमेरिका से रिश्ते ख़राब हुए, चूँकि है तो ये कंगाल देश, इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, जितने भी रिसोर्सेज तो बहुत हैं। इंडिया से जब ये टूट कर गया तो काफ़ी बहुत सारा रिसोर्सेज के पास गया है, लेकिन रिसोर्स को यूज़ करने के लिए लोगों के माइंडसेट होना पड़ता है। एक ओपन मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो ओपन मेंटालिटी आज इंडिया पाकिस्तान से क्यों इतना डेवलप है? क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा, ये रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है वो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ज़्यादा ब्रॉड माइंड है, ज़्यादा ओपन है यहाँ के लोग। आज अमेरिका अमेरिका क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग ओपन सोचते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, छोटी सोच नहीं रखते। तो ये छोटी सोच और पैर की मोच वो इंसान को चलने नहीं देती। चलो, जब पाकिस्तान ने देखा कि भाई यूएसए उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब एबटाबाद में जब वो पकड़ाया था, एबटाबाद यहाँ पर है, ये रावलपिंडी, और ये रावलपिंडी के पास। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो वहाँ पर जब वो ओसामा बिन लादेन पकड़ा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूएसए के रिलेशन ख़राब हुए। बराक ओबामा का टाइम था, रिलेशन बहुत बिगड़ा। उसके बाद फिर इसको लगा कि भाई अब तो कोई तो चाहिए। तो उसी समय चाइना ने इस पर क्या किया? डोरे डाल दिए। चाइना को तो काम धाम है नहीं, इसको तो हमेशा क्या सिर्फ कब्जा करना होता देशों पे। तो इसने क्या किया? इसने पाकिस्तान पे डोरे डाले और पाकिस्तान को फंसा लिया। अब यहाँ से समझिए कि एक नए युग की समस्या शुरू हो रही है, एक नए युग की समस्या शुरू हो गई। समझिए, चलो भाई सीधा हो जाओ, ये देखिए, समझिए, ये जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ है हमारा कोलकाता पोर्ट। ठीक है, हमारे देश में जो है यहाँ कोलकाता पोर्ट है, यहाँ चेन्नई पोर्ट है, और पाकिस्तान में यहाँ पर है आपको कराची पोर्ट, और इस जगह पे है ग्वादर पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, ये पाकिस्तान है। ठीक है, कुत्ते जैसी आकृति, अगर इसको गौर से देखें तो कुत्ते जैसी आकृति मिलेगी। भारत का जो नक्शा है वो भारत का नक्शा वर्ल्ड मैप इसी तरह से बनता है, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं लेंगे। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम अपने नक्शे को बिल्कुल एज इट इज़ रखते हैं, जैसा हम उसको मानते हैं। हम अपने नक्शे से कोई समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, जान दे के भी वापस लेंगे, लेकिन हम अपने नक्शे से कोई समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो नक्शा है वो है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, गौर से देखिए, यहाँ पर है आपका कराची बंदरगाह और यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। रिलैक्स होकर समझिएगा। ठीक है, देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो इलाका है ये है बलूचिस्तान। ये पूरा इलाका कौन सा इलाका है? ये जो इलाका है पूरा बलूचिस्तान का इलाका है, बहुत अशांत इलाका है।
यहाँ बहुत अत्याचार करता है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत करता है पाकिस्तान, ठीक है। ये हुआ बलूचिस्तान, ये हुआ सिंध प्रांत, ठीक है। ये कौन सा इलाका जो गुजरात से सटा हुआ है, गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ है, वो ये गुजरात है ना, ये गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। गुजरात राजस्थान से कौन सा एरिया सटा हुआ है, तो गुजरात और राजस्थान से जो एरिया सटा हुआ है वो है आपको सिंध प्रांत, ये वाला। ये कौन सा हो गया, ये आपको सिंध प्रांत हो गया, ठीक है। ऊपर जो हो गया, यहाँ पर गौर से देखिए, इस जगह पे आपको ये जो पंजाब है, यहाँ पंजाब है और यहाँ भी पंजाब है, ये पंजाब का एरिया हो गया, ठीक है, ये पंजाब हो गया। यहीं पर आपको जो हो गया, यहाँ एबटाबाद है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, आपको ये यहाँ है रावलपिंडी, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, एबटाबाद है। तो ये जो और यहाँ इस्लामाबाद है, इस जगह पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, देखिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद। तो इनको क्या लगता है पाकिस्तानियों को कि भाई ये जो दो इलाका, ये इसको बड़ा वीआईपी मानता है पाकिस्तान, इन दोनों जगहों को। और उसने ये वाला एरिया हमारा जो है पीओके में कवर कर रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो अब समस्या ये हुई, समस्या समझिएगा कि समस्या कहाँ आ रही है। देखिए समझिए, जब चाइना को व्यापार करना है, ऑब्वियस सी बात है, चाइना बहुत महत्वाकांक्षी देश है, चाइना को व्यापार करना है कौन से देशों से, तो भाई उसको इधर वाले जितने भी देश हैं उसको व्यापार करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, चाइना को व्यापार करना है इधर जाने के लिए, तो चाइना के पास पहले ऑप्शन नहीं था। चाइना को पहले व्यापार करना होता तो चाइना यहाँ से निकालता था अपने जहाज़ों को, ठीक है, और जहाज़ों को यहाँ से निकाल के बिल्कुल सिंगापुर के पास से निकालते हुए फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ भेजता था। तो बहुत ही महंगा सौदा था इसके लिए, बहुत महंगा। इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान को पटा लिया, और पाकिस्तान को पटा के क्या किया कि यहाँ पर ये मैंने बोला, यहाँ पर कराची बंदरगाह है, यहाँ ग्वादर बंदरगाह है। इसने क्या किया, यहाँ से एक सीपीसी बना ली, ये जिसने उसने क्या किया, पीओके से पास करवा दिया। यानी कि भारत का जो हिस्सा है जिस पर आपको पाकिस्तान ने आपको कैप्चर कर रखा है, उसने क्या किया, उस एरिया से उसको क्या किया, एक रोड निकाल दिया, सीपीसी, ठीक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे तो ठीक है, इससे पाकिस्तान को उसने बैंड बजा दी। बहुत आसान होता है कि चाइना क्या करता है, चाइना सारे देशों को क्या करता है, इतना कर्ज दे देता है कि वो उसके कर्ज से बाहर ही नहीं निकलते। पाकिस्तान को भी इसने दुनिया भर का कर्ज दे दिया है। और उसने क्या किया, यहाँ पर चाइना से लेके उसका जो है ये जो ग्वादर बंदरगाह है उसके बीच उसने क्या किया, एक सीपीईसी बना ली। अब उसके सीपीईसी बनाने से समस्या ये हुई कि ये तो भारत के आपको इससे निकल रहा है, जो पीओके हमारा है, जो हमारा पीओके है उससे इसने क्या किया, उसको निकाल दिया। अब देखिए कितना बड़ा बचत हुआ चाइना को इस सीपीसी के थ्रू, कितना बड़ा चाइना ने मास्टर स्ट्रोक खेला। अब सोचो कि पहले वो यहाँ से अपने जहाज से भेजता था, कितना समय लगता था, और अब वो देखिए कितना छोटा सा रास्ता उसने निकाल लिया यहाँ से, कि पाकिस्तान के बीचों बीच उसने रास्ता निकाला, और बड़े मज़े से यहाँ से वो ट्रक से सामान लाता है, और यहाँ के बंदरगाह से क्या होता है, उसको जहाँ भेजना होता है भेज देता है। देखिए लेकिन हमारे देश के नेता जो है वो देखते रह गए इस चीज़ को, इनको मतलब ही नहीं है, इनको तो इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन करवाना है। और इतना बड़ा मुद्दा जो है, इतना बड़ा समस्या हमारे हाथ से निकल गया, इतनी बड़ी समस्या हमारे सर पे आके बैठ गई। इसका बड़ा आसान सा उपाय था, कि सीधी सी बात है, पीओके हमारा है, हम संसद में एक बिल पास कर देते कि भाई अगर कोई भी हमारे देश के अतिक्रमण करके वहाँ से रोड बनाएगा या वहाँ से बिजनेस करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ हम व्यापार बंद कर देंगे। आपको पता है कि हम किसी भी देश के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता व्यापार बंद करना, तभी तो इंडिया चाइना के बीच बिजनेस बंद नहीं होता। लेकिन अगर हम ये कर देते संसद में पारित कि भाई अगर कोई भी हमारे देश से होके अतिक्रमण करेगा हमारे देश पे, वहाँ से वो बिजनेस करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके साथ ना बिजनेस बंद कर देते। पाकिस्तान के साथ हमारा ऑलमोस्ट बिजनेस बंद ही है, चाइना के साथ जैसे अगर बिजनेस बंद होता, आपको तो पता है कि चाइना के साथ जो इंडिया का बिजनेस होता है उसमें इंडिया को लॉस है, मेजर लॉस इंडिया को है, चाइना तो फिर भी फायदे में है। तो अगर सिर्फ इतना करता तब भी सारी समस्याओं को सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन पता नहीं ऊपर लेवल पे क्या हुई, वो चीज़ समझ नहीं आई। तो यहाँ से जो है ये आपको ग्वादर बंदरगाह, और ये जो हो गया आपको, ये जो है आपको कौन, आपको चीन, यहाँ से इन्होंने रोड निकाला और सारा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। भारत ने इसके जवाब में यहाँ जो ईरान है, ये देख रहे हैं, ये ईरान है, ये ईरान के पास चाहबार बंदरगाह है, चाहबार। भारत ने क्या किया, बोला कि ठीक है हम चाहबार बंदरगाह को डेवलप कर देते हैं और यहाँ से होगा हम अपना सामान जो है भेजेंगे। लेकिन इससे कितना बड़ा फ़ायदा होगा, ये रणनीतिक थोड़ी है, वो तो व्यापारिक बंदरगाह हो गया। लेकिन चाइना ने जो किया ये तो पूरी तरह से रणनीतिक हो गया। वो कल चल के यहाँ से अपने सैनिक भेज देगा,
वो कल चल के यहाँ से अपने क्या करेगा, वो सैनिक भेज देगा। मान लो ठीक है, यहाँ से अपने जहाज़ भेजेगा, तुम जहाज़ यहाँ पर अपना चेन्नई पोर्ट पे यहाँ पर लगा के रखियो, यहाँ से मान लो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं से वो जहाज़ भेज दे, उसका भी एक उपाय है। ये जो कजाकिस्तान है, यहाँ पर एक जगह है दुशांबे, ये जो कजाकिस्तान है यहाँ एक जगह है दुशांबे, और दुशांबे में हमारा क्या है, हमारा एयरबेस है इंडिया का, हम वहाँ से उस पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो चाइना है, चाइना के पास यहाँ मंगोलिया है, देखिए चाइना के ऊपर जो है क्या, मंगोलिया, मंगोलिया से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसे बुरे वक्त में वो भी हमारा साथ दे सकता है। लेकिन हम युद्ध के बारे में क्यों सोचें, हम ये क्यों नहीं सोचें कि युद्ध की परिस्थितियाँ ही क्रिएट ना हो, युद्ध की परिस्थितियाँ ही क्रिएट ना की जाएँ, होने ना दी जाए। तो ये जब CPEC बन रहा था, इस CPEC को रोका जा सकता था, लेकिन खैर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विलिंग नहीं है, इतना विल नहीं कि वो इन चीज़ों को रोक पाए, ठीक है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि आज मतलब दूसरे देश हमारे देश में घुस रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर ये मुद्दा पूरी तरह से पॉलिटिकल है, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि CPEC कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है चाइना का, जबकि चाबहार बंदरगाह को डेवलप करना इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह को डेवलप करना इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हमारा नहीं है। हम अगर यहाँ चाबहार बंदरगाह को डेवलप कर रहे हैं तो इससे हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ तक लाए अपना पोर्ट, और यहाँ से फिर क्या कि ईरान, अफगानिस्तान, जितना भी देश है, हम यहाँ तक अपने देशों, सऊदी अरबिया, यहाँ तक हम सामान को ले जा सकते हैं। लेकिन चाइना ने जो किया है वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। कहाँ पर, तो उसने क्या किया, बड़ा आसान है कि ये रहा कराची बंदरगाह, ये रहा ग्वादर बंदरगाह, उसने ग्वादर बंदरगाह को अपने चाइना से जोड़ दिया POK से रास्ता निकाल के, जो कहीं ना कहीं इंडियन सोवरेंटी पे सीधे सीधे हमला है, ठीक है। तो खैर आपको इन बातों के थ्रू आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी कि CPEC का मुद्दा क्या है, ठीक है, माओवाद का मुद्दा क्या है, LTT का मुद्दा क्या है, क्यों राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल इसी सापेक्ष में समझना चाहिए, जहाँ जिसको जो वास्तविकता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी बात को बिल्कुल मैंने जो बोल दिया वही सच है, बिल्कुल अपनी आंखें खुली रखिए और सच को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि इस देश में जो हो रहा है और इस देश में जो हुआ है, ठीक है, उन दोनों में क्या रिलेशन है। और आप ये तभी इनके पन्नों को जोड़ पाएंगे जब आपको वास्तविकता पता होगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए और बताइए उनको, ठीक है, ये खुद भी सीखिए और उनको भी बताइए कि वास्तविकता में हुआ क्या है, होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।